आज के ज़माने में लोग कई बार बोलते हैं कि मुझे बहुत लोनली फील होता है। मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ, इसलिए मुझे बहुत डिप्रेसिंग सी फीलिंग आती रहती है हमेशा। लोग अकेले रहते हैं लेकिन उस समय भी उन लोगों को दुख फील होता है। उसके पीछे का रीज़न अकेला रहना नहीं है, उसके पीछे का रीज़न एक्सपेक्टेशंस है कि काश मैं अकेला ना होता। बोला जाता है कि बुद्ध ने धीरे धीरे अपने जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे, उनकी जो अलग अलग तरह की स्टोरीज थी, अलग अलग तरह का अंदाज था जिसके थ्रू वो दुनिया की रियलिटी को एक्सप्लेन करते थे, उन सभी चीज़ों को वो जब भी कोई इंसान आता था उनके सामने तो फिर वो कुछ ना कुछ बांटते थे। बांटते बांटते उन्होंने इतने सारे लोगों को अपनी खुद की सच्चाई जो उन्होंने खुद ढूंढी थी मेडिटेशन के थ्रू एंड मेहनत करके, वही चीज़ वो सब लोगों को बता रहे थे। लेकिन उसमें इतने सारे लोग उनके साथ ज्वाइन हो गए क्योंकि उन सभी लोगों को बुद्ध की जो भी सच्चाई थी वो पसंद आई थी। अब इतने सारे लोग बुद्ध के साथ थे, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि बुद्ध हमेशा लोगों के इर्द गिर्द ही घूमते थे। बुद्ध असल में एक बहुत अकेले व्यक्ति थे, लेकिन उनमें एंड हमें डिफरेंस ये है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि काश मेरे साथ और भी ज़्यादा लोग होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं। जिस तरह के मेरे बिलीव्स है, जिस तरह के मेरे एक्शंस है, वैसे अगर दूसरे सारे लोग होते तो फिर बातचीत करने में ज़्यादा मज़ा आता। बुद्ध ऐसा सोचते नहीं थे, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, अगर मुझे भी एक मेरे जैसा इंसान मिल जाए जो मुझे उतना ही प्रेम करे जितना प्रेम मैं उसे करूँगा, तो फिर मज़ा आ जाएगा लाइफ में। आप अकेले नहीं हो, आपके दिमाग में हमेशा दूसरे लोगों के थॉट्स चलते रहते हैं, इसलिए आप दुखी हो। अगर आप सही में अकेले होते तो फिर आपको दुख महसूस ना होता। आज हम लोग तीसरे नोबल ट्रुथ के बारे में बात करने वाला हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पहला एंड दूसरा नोबल ट्रुथ बहुत डीपली समझा हुआ है कि एग्जैक्टली उन नोबल ट्रुथ्स के अंदर मतलब क्या है एंड कौन सी अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स में वो दोनों ही नोबल ट्रुथ से टच करते हैं। उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात की है, लेकिन आपको एक चीज़ समझनी होगी जो मैंने इसके पहले के लेक्चर्स में बताई नहीं। ये जो भी 4 नोबल ट्रुथ्स हैं, ये बिलीव सिस्टम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन चारों ही चीज़ों को आपको याद करना है या तो फिर आपको मानना है कि ये जो बुद्ध ने बोला है वो सही है। ये बिलीव्स नहीं है, ये एक्शंस हैं। आपको समझना होगा कि पहला जो नोबल ट्रुथ है वो ऐसा बोलता है कि दुनिया में दुख है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बस उस चीज़ को मान लेना है, आपको असल में देखना होगा। जब आप रास्ते पर चल रहे हो तो फिर आपको गरीब इंसान की आंखों में देखना होगा कि किस तरह के दुख उस इंसान की लाइफ में है। आपको अपनी लाइफ के लिए अपने इमोशंस को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस बिल्डअप करनी होगी ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने वॉलेटाइल हो। बार बार आपको दुख फील होता है, गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आप बहुत एजिटेटेड फील करते हो कि भाई मुझे कुछ अच्छी चीज़ करनी होगी लेकिन मुझे अभी वो करने का मन नहीं कर रहा। उसके बदले में हमारी लाइफ में सफरिंग आती है। अपने आप को एंड जो बाहर की दुनिया है जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को मैनिफेस्ट करती रहती है आपके सामने, लेकिन आप उसे देख नहीं पाते। इसकी वजह से आपका इग्नोरेंस बिल्डअप होता है। अगर आप अपने आप को एंड दुनिया को असल में देखने लगोगे तो फिर आप पहले नोबल ट्रुथ को असल में रियलाइज करोगे। आपको एक भी नोबल ट्रुथ को बिलीव नहीं करना है, आपको एक्शंस परफॉर्म करने होंगे, आपको अवेयरनेस बिल्डअप करनी होगी ताकि वो जो भी नोबल ट्रुथ्स बोल रहे हैं वो आपको असल में दिखे दुनिया के अंदर। ये बिलीव सिस्टम्स नहीं है, ये एक्शंस है जो आपको परफॉर्म करने होंगे। ऐसे एक्शंस जो खुद बुद्ध ने दिए हैं आपको करने के लिए। इसलिए सिर्फ मान मत लेना। पहला जो नोबल ट्रुथ है उसमें ऐसा बोला है कि दुनिया में दुख है, इसका मतलब दुनिया में दुख है। आपको दिख रहा है कि दुनिया में दुख है? अगर नहीं दिख रहा तो फिर अभी भी आपके अंदर इग्नोरेंस है। पहले देखना शुरू कीजिए। दूसरा जो नोबल ट्रुथ है वो बोलता है कि ये जो दुख है उसके पीछे का कारण डिजायर्स है। अगर डिजायर्स नहीं रहेगी तो फिर दुख भी नहीं रहेगा, लेकिन पहले आपको देखना होगा कि दुनिया के अंदर जो दुख है वो डिजायर्स के कारण है। डिजायर्स के कारण है और हमें कई सारी चीज़ें चाहिए होती हमारी लाइफ में एंड हमें वो नहीं मिल पाती, तब हम लोग गुस्सा करते हैं। तो फिर इस गुस्से के अंदर भी एक दुख छुपा हुआ है। अगर आप उस छुपे हुए दुख को भी नहीं देख पाते तो फिर समझ जाना कि अभी भी वो जो दूसरा नोबल ट्रुथ है उसको आपने अच्छे से समझा नहीं है।
तीसरा जो नोबल ट्रुथ है, सीजेशन ऑफ दुख, इसमें हम जानेंगे कि दुख किस तरह से खत्म होता है। अब इस चीज को भी आपको असल में देखना शुरू करना है आपकी लाइफ के अंदर। आपको एक्शंस परफॉर्म करने होंगे। एंड एक्शंस का मतलब कुछ अलग तरह के एक्शंस नहीं है कि आपको डिफरेंट वे में नहाना है, या तो फिर आपको चलते समय 2 कदम सीधे चलने हैं फिर 1 कदम पीछे चलना है। ऐसे कोई एक्शंस परफॉर्म नहीं करने हैं आपको सिंपली देखना है कि लोगों की लाइफ में किस तरह के दुख हैं। एंड ये जो सीजेशन का लेक्चर है, इसके अंदर हम जिस तरह से जानेंगे कि जब थर्स्ट का सीजेशन हो जाता है, जब थर्स्ट हमारे जीवन में से असल में निकल जाता है, तो फिर किस तरह से दुख भी खत्म हो जाता है। जब आप उस चीज को असल में देखने लगो, फिर समझ जाना कि ये जो तीसरा नोबल ट्रुथ है वो भी आपने समझ लिया है। एक्शंस की तरह देखना, बिलीफ सिस्टम्स की तरह नहीं। निर्वाण का मतलब है सीजेशन। ये बहुत ही सिंपल मतलब है, लेकिन फिर भी लोगों को बहुत दिक्कत आती है इसको समझने के लिए, क्योंकि हमने अभी तक कभी भी कुछ भी ना करने की फीलिंग को कभी फील नहीं किया है। हम लोग जब भी कुछ करते हैं तो फिर उसमें एक कर्ता होता है एंड एक एक्शन होता है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं। उसमें हमेशा ड्युअलिटी होती है। लेकिन जब हम लोग सही में सीजेशन को समझते हैं, कुछ भी करना बंद करते हैं, तो फिर ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड बन जाता है। ड्युअलिटी नहीं रहती, एक कंप्लीटनेस आ जाती है। जब थर्स्ट खत्म हो जाती है, सारे क्रेविंग्स एंड डिजायर्स हमारी लाइफ में से खत्म हो जाती है, तब हम लोग असल में निर्वाण को हासिल कर पाते हैं। हमें सभी चीजों को गिव अप करना होगा एंड लाइफ के अंदर एक तरह की डिटैचमेंट बिल्डअप करनी होगी। एंड जब मैं डिटैचमेंट की बात करूं तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि बुरी चीजों से आपको डिटैच रहना है एंड अच्छी चीजों को अपने आप से जोड़कर रखना है। अच्छी एंड बुरी चीज दोनों ही एक तरह के हथकड़ियां ही हैं। जो अच्छी चीज है वो आपको दिखने में अच्छी लगती है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, अगर ये अच्छी चीज को मैं पकड़ कर भी रखूंगा तो फिर मेरा नुकसान थोड़ी होगा, इसलिए उसे गोल्ड की हथकड़ियां बोला जाता है। जो भी बुरी चीजें होती है वो आयरन की हथकड़ियां होती हैं। उसके अंदर आपको कोई भी खूबसूरती नहीं दिखती। पहली ही नजर में आपको पता चल जाता है कि ये फैटर्स है, इससे मुझे दूर भगना होगा। लेकिन जो अच्छी चीजें होती है वो भी कभी कभी आपको बांध कर रख सकती है, इसलिए आपको अच्छी एंड बुरी दोनों ही चीजों से अपने आप को मुक्त करना है। अब इसका मतलब ये है कि जब भी आप एक अच्छी चीज को पकड़ कर रखते हो तो फिर एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि बिकॉज ये अच्छी चीज मेरी लाइफ में है, इसलिए मुझे एक तरह की फुलफिलमेंट मिल रही है। इसमें दिक्कत यह है कि कोई भी अच्छी चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही आपके साथ रह पाएगी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बुद्ध जब अपने डेथ बेड पर थे तो फिर तब उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बोला था, आनंद को बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा उसके बाद तो निर्वाण हासिल कर देगा। आनंद बोलता है कि कैसी बात कर रहे हो, आप जब चले जाओगे तो फिर उसके बाद मैं कैसे निर्वाण हासिल कर पाऊंगा? मैं इतना मूर्ख हूं कि आप मेरे सामने हो फिर भी मैं निर्वाण को हासिल नहीं कर पा रहा हूं। बाद में जब आप चले जाओगे तो फिर उसके बाद में कैसे निर्वाण को हासिल कर पाऊंगा? मेरे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी कि जब आप नॉलेज देते थे तो फिर उस नॉलेज को मैं रियलाइज कर सकता था, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी निर्वाण को हासिल कर पाऊंगा। बुद्ध ने बोला कि तू गलती कर रहा है, तू गलती कर रहा है ये सोच कर कि तेरे में इतनी हैसियत नहीं है कि तू निर्वाण को हासिल नहीं कर पाएगा। सच्चाई ये है कि तुझे मैं इतना पसंद हूं कि तूने मुझे बहुत करीबी बना दिया है अपने आप से। तू मुझे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मैं भी एक तरह का बंधन बन चुका हूं। इसलिए जब मैं चला जाऊंगा तो फिर तेरा जो सबसे प्रिय बंधन होगा वो तेरी लाइफ में से चला जाएगा। इसके बाद तुझे पता चल जाएगा कि किस तरह से लाइफ में जितनी भी चीजें होती है वो ट्रांसिएंट होती हैं, वो इम्परमानेंट होती हैं। इसलिए अच्छी या तो फिर बुरी दोनों में से एक भी चीज को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं है। एंड बुद्ध जब असल में चले गए तब आनंद ने निर्वाण को हासिल भी कर लिया, क्योंकि आनंद जब वे बुद्ध को देखते थे तो फिर उनके मन में इतना प्रेम आता था कि वो कहीं ना कहीं उनसे कुछ ज्यादा ही चिपक कर रहने लग गए थे, इसलिए वो निर्वाण को हासिल नहीं कर पाए। जो बुरी चीजें होती है वो तो आपको पता ही होगी कि किस तरह से हमें अपने बंधन में पकड़ कर रखती हैं। जब भी आप बहुत पैसे कमाने की कोशिश करते हो तो फिर कहीं ना कहीं
वो जो एक्सट्रीम एजिटेशन होती है वही रास्ते में आने लगती है आपके गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपको बहुत पैसे कमाने की इच्छा होगी तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत ये आएगी कि बिकॉज आपको बहुत मन कर रहा है ज़्यादा पैसे कमाने का, इसलिए आप अभी की लाइफ में बिल्कुल ही सेटिस्फाइड नहीं हो। जो भी डिसीजंस लेने होते हैं उनको भी आप बहुत एजिटेटेड वे में लेते हो, बहुत हेटफुल वे में लेते हो, क्योंकि आप अपनी लाइफ से ही बहुत नफरत करते हो। अगर आप नफरत ना कर रहे होते तो फिर मैं भी शायद आपकी लाइफ के अंदर एक सिंप्लिसिटी होती, एक प्यार होता, जिसकी वजह से जो भी डिसीजंस आप लेते वो बहुत ऑब्वियस बन जाते हैं कि ठीक है अभी ये करना ज़रूरी है ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा सकूँ, तो फिर आप वो चीज़ बस कर लेते हैं। अभी दिक्कत यह आएगी कि आपको बिकॉज बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, इसलिए जो टास्क आपके सामने है वो भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहा कि ये टास्क अगर मैं कंप्लीट कर भी दूंगा तो भी मुझे कुछ छोटी मोटी रकम मिल जाएगी, लेकिन उसका मैं क्या करूंगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। इसलिए आप अपने ये जो गोल सेट किया है उस गोल को अचीव करने में ही आपको दिक्कत आने लगती है, बिकॉज वो गोल आपके लिए एक ऑब्सेशन बन चुका है। इसलिए किसी भी तरह का ऑब्सेशन अच्छा नहीं है, फिर चाहे वो अच्छा ऑब्सेशन हो या बुरा ऑब्सेशन हो। हर एक ऑब्सेशन हथकड़ियों के साथ आता है। ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ वो नायलिज्म जैसे दिख रही है। नायलिज्म का मतलब ये है कि कोई भी चीज मैटर नहीं करती, इसलिए किसी भी चीज को अचीव करने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से लगाव करने का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि जो मैंने क्रेविंग के बारे में बोला कि भाई हमारी लाइफ में कोई भी डिजायर्स नहीं होने चाहिए। अगर डिजायर्स होंगे तो फिर दुख आएगा, लेकिन अगर डिजायर्स नहीं होंगे तो फिर मुझे एग्जैक्टली अपनी लाइफ में करना क्या है, मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी रहेगी। क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो तो एक तरह का डिजायर होता है ना। अगर डिजायर नहीं रखूंगा तो फिर मैं एक नायलिस्ट बन जाऊंगा। नायलिस्ट की लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं होती, जहां तक मैंने सुना है वहां तक। इसका फंडा क्या है? अब देखिए, आप ऐसा सोच रहे हो कि कोई भी चीज मैटर नहीं करेगी, इसलिए आपकी लाइफ में से जितनी भी अच्छी एंड बुरी चीजें होगी वो निकल जाएगी एंड जो रहेगा वो नायलिज्म रहेगा। लेकिन ये जो भी आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया है वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि हमें हमारे अंदर की जो सेल्फ है उसको मारना नहीं है, हमें जानना है कि हमारे अंदर असल में कोई भी सेल्फ नहीं है। जब आप जान लोगे कि आपको मारना नहीं है, अपने डिजायर्स को आपको मारना नहीं है, आपको जानना है कि आपके जो भी डिजायर्स है वो भी इम्परमानेंट नेचर है। जब आप जान लोगे इस दुनिया का असली नेचर एंड अपने आप का असली नेचर, तो फिर आपके जीवन में से ऑटोमेटिकली दुख निकल जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो भी चीज आपने बहुत इम्पोर्टेंट रखी हुई है अपनी लाइफ के अंदर, वो भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाकर रखेगी, लेकिन उसका जो नेचर होगा आपके लिए वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। अब जब मैं बोलूँ कि आपके अंदर असल में सेल्फ नहीं है, इस चीज़ को आपको रियलाइज करना है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? हम लोग 3 तरह की एनालॉजी से इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से हमारे अंदर असल में सेल्फ नहीं है। पहली एनालॉजी चैरियट की है। ये सबसे फेमस एनालॉजी इसलिए है क्योंकि पहले के ज़माने में जब व्हीकल्स नहीं थे एंड ये जो सेल्फ एंड नो सेल्फ का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस हो रहा था, तब चैरियट्स एग्जिस्ट करते थे एंड हर किसी को पता था कि चैरियट का एग्जैक्टली मतलब क्या है, वो दिखता कैसा है एंड उसका नेचर क्या है। इसलिए लोग चैरियट का एग्जाम्पल बार बार देते थे। चैरियट को अगर हम देखें तो फिर वो कैसा होता है? उसके अंदर पहिए होते हैं, रस्सी होती है, छत होती है, अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि हम लोग उस चैरियट के अंदर अच्छे से बैठ सकें, उसके अंदर बैठकर हम लोग कहीं पर जा सकें। अब ये जो चैरियट है, इस चैरियट के सिवाय एक दूसरा सेपरेट चैरियट की एग्जिस्टेंस असल में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। चैरियट वही पहिए है, वही छत है। अगर हम उन दोनों पहियों को निकाल दे तो फिर चैरियट रहेगा, उसका जो मेन फंक्शन है वो वही नहीं कर पाएगा। अगर हम चैरियट में से रस्सी निकाल दे तो फिर घोड़ों के साथ हम लोग बांधेंगे कैसे? वापस से वो जो चैरियट का असली नेचर होगा वो रहेगा नहीं। इसलिए चैरियट के अंदर ये जो भी अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, पहिए होते हैं, छत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रस्सी होती है, इन सभी चीजों को जब हम लोग मर्ज करते हैं तो फिर एक चैरियट बनता है। उसका एक असल में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है जो बोलता है कि मैं असली चैरियट हूँ। सेम वे में हमारी बॉडी के अंदर भी अलग अलग तरह की चीजें हैं जो जॉइंट होती है, तो फिर एक शरीर बनता है एंड वो शरीर इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरह की चीजें करने की हैसियत रखता है।
हमारे पास दो पैर हैं, एक दिमाग है, आंख है जो देख सकती है। दिमाग ऐसा है जो ये सारी अलग अलग चीज़ों को देख कर कंसेप्चुअलाइज कर सकता है कि इस दुनिया का असली मतलब क्या है एंड मुझे अभी करना क्या है। इसी तरह से हमारी ये जो भी 5-6 सेंसेस होती है, ये मर्ज होती है, तब हमारा एक अस्तित्व बनता है, तब हमारा एक एग्जिस्टेंस बनता है। लेकिन इसके अंदर कोई भी एक सेपरेट सेल्फ नहीं है जो इन सारी चीज़ों को ओन करती है। कोई भी ओनर नहीं है, कोई भी परसीवर नहीं है। सिर्फ ये चीजें हैं जो परसीव कर रही है अलग अलग तरह की चीजों को। जो रिवर होती है उसके अंदर पानी होता है, लेकिन कोई भी एक बूंद ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं ही रिवर हूं, क्योंकि इतनी सारी जो बूंदें हैं, जब इतनी सारी बूंदें मर्ज होती है एक जगह पर तब एक रिवर बनती है। लेकिन कोई भी एक बूंद ऐसा बोलेगी कि मैं ही पूरी रिवर हूं, तो फिर वो सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। जो ऑनियन होता है, ऑनियन के छिलके जब आप निकलना शुरू करते हो तो फिर एक के बाद एक सारे जो छिलके होते हैं वो निकलने लगते हैं, एंड बीच में कोई भी एक ऐसा सीड नहीं बचता, कोई भी एक ऐसा प्योर एसेंस नहीं बचता जो असल में ऑनियन होता है। जितनी भी पील्स, जितने भी छिलके हम लोगों ने ऑनियन में से निकाले हैं, वही असल में ऑनियन था। लेकिन उस ऑनियन के अंदर कोई भी एक ऐसी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है जो बोलती है कि ये जो भी छिलके थे ये मेरे थे। इसी तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी भी सेम वे में फंक्शन करती है। अलग अलग तरह की चीजें हैं जो जब मर्ज होती है तो फिर हम एक एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। हम लोग इस दुनिया के अंदर जी पाते हैं, अलग अलग तरह के फीलिंग्स को हम फील कर पाते हैं। लेकिन कोई भी एक ऐसा ओनर नहीं है जो ऐसा बोल सकता है कि मैं इन सारी चीजों को फील करता हूं। बिकॉज हमारे अंदर एक तरह का इग्नोरेंस है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर भी एक ओनर बैठा हुआ है जो असल में हम हैं। तो अगर हमारी बॉडी को कुछ हो भी जाए तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि असल में उस ओनर को कुछ हुआ है, सिर्फ इस बॉडी को कुछ हुआ है, लेकिन मैं कुछ सेपरेट हूं। ये इग्नोरेंस है। हम लोग हमारी लाइफ के अंदर हमेशा होप्स रखते हैं, लेकिन होप सिर्फ एक वे है लाइफ को पोस्टपोन करने का। ये मैंने निर्वाण द लास्ट नाइटमेयर में रीड किया था, जिसमें ओशो ने इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बोला था कि 3 तरह के लोग होते हैं जो बैठकर एक बार सोचते हैं कि अगर डॉक्टर ने मुझे बोला होता कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं जीने के लिए, तो फिर हम लोग क्या करते हैं। एक फ्रेंड ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता तो फिर मैं बहुत खूबसूरत लड़कियों के साथ सोता, मैं भर भर के खाना ठूसता, ऐसा खाना जो मुझे खाना है लेकिन थोड़ा महंगा आता है, वो सारी चीज़ें मैं करूँगा। दूसरे फ्रेंड ने बोला कि मैं सबसे पहले एक पूरी वर्ल्ड का टूर लूँगा, जितनी भी अच्छी अच्छी जगह है दुनिया के अंदर उन सभी चीज़ों को मैं एक्सप्लोर करूँगा। जो तीसरा इंसान था उसने बोला कि मैं वापस से दूसरे डॉक्टर को चेकअप करवाता कि क्या सही में मेरे पास 6 महीने बचे हैं, मैं भरोसा नहीं कर सकता। इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरी लाइफ, इस चीज़ को लेकर मैं सिर्फ एक इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा पूछने के लिए। दिक्कत यह है कि इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के गोल्स जब सेट करते हैं तो फिर हमारे पास जो सिर्फ एक चीज होती है लाइफ के अंदर, दूसरी सारी ही चीजें 2 कौड़ी की होती हैं। हमारे पास जो एक चीज है वो ये मूवमेंट है, वो ये नाव है, एंड हम इसी नाव के अंदर जीते तो हैं, लेकिन जीते इस तरह से है कि हमारे जो फ्यूचर के नाव्स होंगे, फ्यूचर के जो मूवमेंट्स होंगे, उसमें हम ज्यादा खुश रह पाए। दिक्कत यह है कि हमारे पास ये सिर्फ एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट में भी हम लोग अगर ऐसे जीने लगेंगे कि हमारा फ्यूचर, हमारे जो फ्यूचर के मूवमेंट्स होंगे वो ज़्यादा बेहतर बन जाए, तो फिर हमारे पास जो एक चीज़ थी वो भी हमारे पास नहीं रहेगी। हमारे पास जो एक लाइफ थी उसे भी हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। इसलिए किसी भी तरह की होप्स ना रखना ज़्यादा बेहतर है। अब आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि अगर हम लोग होप्स नहीं रखेंगे तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि हमारी लाइफ होपलेस बन जाएगी? नहीं, लाइफ सिर्फ है, जैसी लाइफ है अगर हम उसको वैसे ही देखने लगे तो फिर होप एंड होपलेसनेस, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में से निकल जाएंगे। एंड ये जो मूवमेंट होगा, ये जो सबसे रियल चीज़ होगी हमारी लाइफ के अंदर, उसके अंदर हम लोग जीने लगेंगे। एंड जब हम लोग इसमें जीने लगते हैं तो फिर हमें समझ में आ जाता है कि निर्वाण का असली मतलब क्या है। क्योंकि बुद्ध ने भी इसी चीज़ के ऊपर जोर दिया है कि बिकॉज ज़्यादा डिज़ायर्स के ऊपर हम ध्यान देते हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। अब डिज़ायर्स क्या है? डिज़ायर्स सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हम लोग अपने आप से बनाते हैं कि जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी बाद में मैं खुश रहने लगूंगा।
वो भी एक वे है हमारी लाइफ को पोस्टपोन करने का। पोस्टपोन करना बंद कर दीजिए, अभी जीना शुरू कीजिए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में वापस आ सकता है कि अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा तो फिर क्या मैं असल में खुश रह भी पाऊंगा? एक स्टोरी थी जो मैंने बुक के अंदर रीड की थी। स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक नौसिखिया मॉन्क एक बूढ़े मॉन्क से पूछता है, देखिए मैं समझ तो पा रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई सेल्फ नहीं है एंड वगैरह वगैरह, लेकिन अगर सेल्फ नहीं है तो फिर मैं हैप्पीनेस को कैसे फील करूंगा? तो फिर वो जो फेमस मॉन्क था, वो जो मॉन्क था जो विजडम से भरा हुआ था, उसने बोला कि बिकॉज हमारे अंदर सेल्फ नहीं है, इसलिए जब हम लोग इस ट्रुथ को असल में रियलाइज करते हैं, बाद में असली हैप्पीनेस इमर्ज होती है। क्योंकि हम लोग समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें छिछली है एंड बिकॉज हम लोग किसी भी चीज़ से क्लिंग नहीं करते, इसलिए उसके अंदर एक खूबसूरती होती है, उसके अंदर एक हैप्पीनेस होती है, एक पीस होती है। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को तो समझ ही पाओगे कि जब हमारी लाइफ में कोई भी डिजायर्स नहीं रहेंगे तो फिर किसी तरह की शांति तो आपको फील होगी। कई सारे लोगों ने बुद्धा को पूछा था कि आप लोग इतना मेडिटेशन करते रहते हो, इतनी सारी चीजें बोलते हो जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, आप लोग इस तरह से एक पूरी रिलीजन एस्टेब्लिश कर रहे हो जिसके अंदर कई सारे बिलीव्स है, कई सारे एक्शंस हैं, लेकिन आपको असल में मिला क्या है? तो फिर बुद्ध ने बोला कि देखिए मुझे असल में कुछ मिला नहीं है, लेकिन मैंने खोई बहुत चीज है। बुद्ध ने बोला कि मैंने खोया है गुस्सा, मैंने खोई है लालच, मैंने खोया है डर। इन सारी चीजों को जब मैंने खो दिया, बुद्ध ने बोला कि उसके बाद मुझे शांति मिल गई, के बाद मुझे निर्वाण हासिल हो गया। जब भी हमारी लाइफ में गुस्सा, लालच, डर, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं तो फिर हम लोग कभी भी जो असली शांति है उसे फील नहीं कर पाते। अगर आप इन सारी चीजों को छोड़ दोगे तो फिर आपकी लाइफ में पीस रहेगी एंड उस अंदाज में आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ जाएगी। टू बी ऑर्डिनरी इज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये भी मैंने निर्वाण द लास्ट नाइटमेयर में रीड किया था कि किस तरह से एक ऑर्डिनरी लाइफ होती है वो सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों को ऑर्डिनरी बनना नहीं आता, लेकिन हम लोगों के अंदर एक बहुत इंटेंस डिजायर होता है कि हम लोग एक महान व्यक्ति बन जाए। जो ज़ेन के मॉन्क होते हैं वो सुबह उठकर ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बाहर जाकर पानी लाते हैं, कुएं में से पानी बाहर निकालते हैं, फिर जब उन लोगों को थकावट फील होती है तो फिर वो सो जाते हैं, भूख लगती है तो फिर वो खाने लगते हैं। ज़ेन मॉन्क की लाइफ कुछ इस तरह की होती है। अब आप बोलोगे कि ये सारी चीजें तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे में एंड ज़ेन मॉन्क के अंदर डिफरेंस क्या रहा? डिफरेंस ये है कि इवन जब आप कुएं में से पानी निकालोगे तो फिर आप ऐसा सोचोगे कि अगर इस चीज की जगह पर मैं कोई दूसरी चीज कर रहा होता तो फिर मुझे कितनी सारी चीजें मिल गई होती। अगर मैंने इसकी जगह पर अपने बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया होता तो फिर मुझे ज्यादा पैसे मिल गए होते। अगर मैं अपनी फ्रेंड के साथ कुछ जोक्स मारता, कुछ सार्कास्टिक बोलता तो फिर वो हंस लेती, मे बी शायद फ्यूचर में मेरी सेटिंग हो जाए तो उस लड़की के साथ। ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इनको करने की जगह पर मैं एक कुएं में से पानी निकाल रहा हूँ। जो आम व्यक्ति होगा वो इस तरह से कुएं में से पानी निकालेगा। वो जब सोने के लिए जाएगा तो फिर वो सोचेगा कि क्या मैंने अपने पूरे दिन में कुछ अच्छी चीजें की थी या ये दिन भी दूसरे दिनों की तरह मैंने बर्बाद किया था। आप में एंड ज़ेन मॉन्क में डिफरेंस ये है कि आप कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। सिर्फ जो एक चीज, जो ये एक मोमेंट है आपकी लाइफ के अंदर, उसे भी आप प्रॉपर्ली अप्रिशिएट नहीं कर पाते। लेकिन ज़ेन मॉन्क उन चीज़ों को कर पाते हैं। ज़ेन मॉन्क ऑर्डिनरी हैं, इसलिए ही वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करते हो, इसलिए आप ना तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ना तो ऑर्डिनरी हो। आप एक भेड़ बकरी की तरह बस दुनिया में चलते जा रहे हो एंड आपके जीवन में दुख आता जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा कि अब करना क्या है, ना तो अभी जो चीज आप कर रहे हो वो आपको सही लग रही है। आपकी लाइफ बस चल रही है लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं मिल पाएगा एंड इसलिए ऑर्डिनरी बनना बहुत जरूरी है। हम सब लोग डिवाइडेड हैं, हम लोग होल नहीं है। कोई भी चीज हम लोग कंप्लीटली नहीं करते, हमारे अंदर हमेशा डिविजन्स बने रहते हैं। जब भी हम लोग गुस्सा करते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि मैं भी शायद मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर मैं गुस्सा ना करता तो फिर बुद्ध ने जो निर्वाण का जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बना कर रखा है, मे भी शायद मैं उसको एक झलक मिल जाती मुझे। आप लोग इस तरह से कोई भी चीज करते हो तो फिर उसके अंदर भी एक आइडियल आप छुपा कर रखते हो कि ये आइडियल अगर यहाँ पर होता तो फिर ये मोमेंट ज्यादा बेहतर बन जाता। आपकी लाइफ में इस तरह के डिविजन्स हैं, इसलिए आपकी लाइफ में दुख आता है। अगर आप गुस्सा
गुस्सा, जब आप गुस्सा करते हो तब अगर आपने फुल्ली गुस्सा कर लिया होता तो फिर आपको कभी ना कभी पता चल जाता कि गुस्से का नेचर किस तरह का होता है। जब आप गुस्सा करते हो तो फिर आपकी लाइफ में तो सफरिंग आती ही है, लेकिन साथ साथ वो जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपके ही जैसा है उसकी लाइफ में भी आप सफरिंग ऐड करते हो। इसलिए गुस्सा एक बहुत छिछली चीज़ बन जाएगी आपके लिए, लेकिन तभी बन पाएगी जब आप गुस्से के नेचर को असल में फुल्ली एक्सप्रेस करोगे। आप लोग होल्ड बैक करते हो, इसलिए आप लोगों ने अभी तक कभी भी गुस्से के इस ट्रू नेचर को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया है। अब एक और क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि अगर मेरे अंदर सेल्फ नहीं है तो फिर कौन निर्वाण को रियलाइज करेगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें जानने वाले लोगों ने बोला है कि विजडम रियलाइजेस इटसेल्फ। आपके अंदर कोई सेल्फ नहीं है जो इस चीज़ को रियलाइज करने वाली है। जो असल में समझदारी है वो समझदारी ही अपने आप को समझेगी कि असल में मैं समझदार हूँ। कुछ इस तरह के आंसर्स बुद्धिज्म में दिए गए हैं। कई सारे लोगों ने एक बार बुद्ध को पकड़कर पूछा था कि आप हो कौन? क्या आप भगवान हो? क्या आप जादूगर हो? क्या आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हो? क्या आप हमारे जैसे आम व्यक्ति हो? इस तरह के क्वेश्चन से जब बुद्ध को पूछे गए तो फिर बुद्ध ने बोला कि इसमें से मैं एक भी नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो जानता है। आई एम अवेक, बुद्ध ने ऐसा बोला। आई एम अवेक का मतलब ये है कि मैं जागा हुआ हूँ। आप लोग भी जाग सकते हो, लेकिन आपकी दिक्कत ये है कि आप सो रहे हो। आप सो इसलिए रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक सेपरेट सेल्फ है। आपके जो भी डिज़ायर्स हैं उन डिज़ायर्स को आप बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, लेकिन वो डिज़ायर्स इन नेचर बहुत इम्परमानेंट होते हैं, इसलिए आपकी लाइफ में दुख आता है। इन चीज़ों को बिकॉज आप समझ नहीं पाते, इसलिए आपकी लाइफ में दुख है। इवन दो आपकी लाइफ में दुख है एंड चाहते हो आप कि आपकी लाइफ में दुख ना रहे, लेकिन फिर भी आप कुछ कर नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि आप सोए हुए हो। अगर आप असल में जाग जाते हो तो फिर आपको दुख का नेचर, आपको अपनी सेल्फ का नेचर असल में समझ में आ जाएगा। इसलिए बुद्ध ने ऐसा बोला कि मैं जागा हुआ व्यक्ति हूँ। जब भी आपकी लाइफ में इग्नोरेंस होगा तो फिर कंफ्यूजन्स रहेगी ही। इवन अगर आप कोई डिजायर से सेट करोगे तो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन्स हमेशा बनी ही रहेगी कि ये जो डिजायर मैंने सेट किया है, क्या ये डिजायर परफेक्ट है? इवन जब आप उस डिजायर को धीरे धीरे करके अचीव करोगे तो फिर इसमें भी आपको कई सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। इसमें फिर ऐसे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछने लगोगे कि ये जो डिज़ायर मैंने सेट किया है, क्या ये असल में सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो जागा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है, जो सेम व्यक्ति बुद्ध के अंदर भी था। लेकिन आप में दिक्कत ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान अभी हो वो ऑलरेडी जागा हुआ है। इस इग्नोरेंस की वजह से आप कभी भी वो जो असली एसेंस है आपके अंदर, वो जो असली गॉडलीनेस है, उस गॉडलीनेस तक आप पहुंच नहीं पाते। लाइफ मीनिंगफुल या तो फिर मीनिंगलेस नहीं है। ये दोनों ही एक तरह का एक्सपेक्टेशन है जो हम लोग लाइफ के ऊपर रखते हैं कि क्या इसके अंदर मीनिंग है या नहीं, क्या इसके अंदर मीनिंगलेसनेस है। इन दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है। अब इसमें दिक्कत यह है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत ड्यूअलिस्टिक इन नेचर है। जब भी हम बोलते हैं कि कुछ है या कुछ नहीं है तो फिर हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं कि या तो ये चीज सही है या तो फिर ये चीज गलत है। लेकिन लाइफ असल में सही या गलत नहीं है। लाइफ मीनिंगफुल या तो फिर मीनिंगलेस नहीं है। बिकॉज हम लोग ऐसा चाहते हैं कि लाइफ के अंदर मीनिंग हो, लेकिन बिकॉज हम लोग उस मीनिंग को ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है। वेस्ट के अंदर एंड इवन इंडिया में भी कई सारे लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है। लेकिन लाइफ को आप मीनिंगलेस बोल कैसे सकते हो जबकि लाइफ इन दोनों में से एक भी चीज़ से अटैच्ड नहीं है। लाइफ को इन दोनों ही चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। मतलब तो आपको है। आपके सेल्फिश रीजंस की वजह से आप लाइफ के ऊपर भी सर्टेन आइडेंटिटीज जोड़ना चाहते हो। अब जस्ट बिकॉज आप ऐसा चाहते हो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाइफ अपना नेचर भी चेंज कर देगी। लाइफ ये जो एक मोमेंट है हमारे पास, इस मोमेंट में ना तो मीनिंग है ना तो मीनिंगलेसनेस है। लाइफ बस है। अगर हम लोग लाइफ को जिस तरह की वो असल में है वैसा देखने लगेंगे तो फिर हमारे अंदर से इग्नोरेंस, हमारे अंदर से डिजायर्स, हमारे अंदर से ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमें खुश रहना है, ये सारी ही चीज़ें निकल जाएगी। जब ये सारी चीज़ें निकल जाएगी तो फिर हमें कहीं ना कहीं निर्वाण का एक झलक दिखेगी हमें निर्वाण की।
आई होप कि आपको इन सारी चीज़ों को समझने में कुछ सहायता की है मैंने। निर्वाण का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये नायलिज्म नहीं है, किस तरह से आप खुश रह सकते हो इवन दो आपके अंदर कोई सेल्फ नहीं है। एग्जैक्टली निर्वाण को रियलाइज कौन करता है एंड लाइफ के अंदर मीनिंग है या नहीं, इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। बाकी हम लोग जो फोर्थ नोबल ट्रुथ होगा उसके अंदर हम स्टेफन बैचलर के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि किस तरह से बुद्धिज़्म को भी एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन बनाया है। अगर आपको फोर्थ नोबल ट्रुथ भी चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है, कि आप उसके अंदर क्या जानो। आज के लिए इतना ही।